हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज है सोमवार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 की बायोलॉजी, ठीक है, जो कि हमने तीन तीन का टर्म बांट करके रखा हुआ है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हमने कक्षा 11 की क्लास लेनी है। उसके बाद हमको गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को हमने कक्षा 12 की क्लास लेनी है, जैसा आप सभी को पता है, और ऐसे ही काफी दिनों से चलता आ रहा है। तो आज हम कक्षा 11 की क्लास दे रहे हैं। यहाँ पर आपको हम पढ़ाएंगे एक विषाणु के बारे में, जो काफी ही ज्यादा फेमस, चर्चित, जाना माना है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने एकदम बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया है। तो आप गेस कर सकते हैं उस विषाणु का नाम क्या है। चलिए मैं बताता हूँ कि हम पढ़ेंगे आज पादप विषाणु के बारे में, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं आज टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में, तंबाकू मोजाइक वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम टीएमवी के नाम से भी जानते हैं। टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, हिंदी में इसको क्या करते हैं, तंबाकू मोजाइक विषाणु, तंबाकू मोजाइक विषाणु का। देखो, ये तंबाकू मोजाइक विषाणु जो होता है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में नाम देते हैं TMV, ठीक है, इतना समझ में आया। तो बेटा ये जो TMV होता है, ये है क्या वास्तव में। TMV जो होता है ये पाया कहां जाता है, तो जो TMV वायरस होता है वो दुनिया का पहला पादप वायरस है। क्या है, दुनिया का पहला पादप वायरस है, और हम कह सकते हैं कि दुनिया का पहला खोजा जाने वाला भी वायरस है। कौन, TMV। TMV क्या है, तो ये है प्रथम पादप विषाणु, प्रथम पादप विषाणु है, ठीक। उसके बाद अगर हम कहें तो प्रथम खोजे जाने वाला विषाणु भी है, प्रथम खोजे जाने वाला विषाणु है, ठीक है। क्या है, प्रथम पादप विषाणु है, प्रथम खोजे जाने वाला विषाणु है, यानी कि हम सकते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट प्लांट वायरस है। समझिएगा, मैं इंग्लिश लिखा इसका। ये क्या है, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है, ठीक है, पहला प्लांट वायरस और पहला डिस्कवर्ड वायरस है। कौन, तो बेटा अगर हम बात करते हैं तो आंसर में आ जाएगा आपका टोबैको मोजाइक वायरस। इतना समझ आया बेटा, क्या है, पहला जो पादप विषाणु है, या फिर उसी को हम कह सकते हैं प्रथम खोजे जाने वाला जो विषाणु है वो कौन है। तो प्रथम खोजे जाने वाला विषाणु का हो या फिर पहला विषाणु को हो, दोनों का आंसर एक ही है बेटा, वो है आपका TMV वायरस। समझ गया बेटा, टोबैको मोजाइक वायरस जो है वो आपका पहला खोजे जाने वाला विषाणु है। अब अगर हम बात करते हैं इस TMV की खोज किसने की थी, टोबैको मोजाइक वायरस की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है इवानोव्स्की। क्या नाम है, इवानोव्स्की। इन्होंने क्या किया था, 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्ती पर चितोय रोग का अध्ययन करते हुए इसे देखा था, ठीक है। तो क्या किया था उन्होंने, अगर हम बात करते हैं TMV की खोज की, ठीक है, TMV की खोज की बात करते हैं, तो TMV की खोज कौन सा किया था, तो इवानोव्स्की, ठीक है, इवानोव्स्की, ठीक है। इवानोव्स्की ने क्या किया था, इस पादप वायरस की खोज की थी। इवानोव्स्की ने क्या किया था, इस पहले विषाणु की खोज की थी। समझ में बेटा, चलो कब किया था वो भी देख लीजिए। अभी हमने बताया कि ये खोज हुआ था 1892 ईस्वी में। इतना समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में पाया जाने वाला विषाणु कौन है, यानी कि सबसे पहले कणिका में जो दानादार विषाणु होता है वो कौन सा है, तो अगर हम बात करते हैं तो जो TMV है, TMV जो है इसको क्रिस्टल के रूप में, TMV को क्रिस्टल के रूप में
1937 ईस्वी में, सॉरी 1935 ईस्वी में स्टैनले नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। टीएमबी को क्रिस्टल के रूप में 1937 ईस्वी में स्टैनले, ठीक है, स्टैनले ने प्राप्त किया था। यानी कि अगर कर सकते हैं तो स्टैनले इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्टेन्ड द टीएमबी वायरस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। क्या काम ने की? स्टैनले इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्टेन्ड द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ टीएमबी वायरस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा दो क्वेश्चन। पहला क्या हो जाएगा कि टीएमबी वायरस की खोज किसने की थी? बेटा टीएमबी वायरस की खोज इवा यूनिवर्सिटी ने किया था। कब किया था? तो 1892 ईस्वी में किया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो टीएमबी वायरस है इसको क्रिस्टल के फॉर्म में किसने प्राप्त किया था? तो क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम है आपका स्टैनले, ठीक है। ये दो पॉइंट कंफर्म हुआ। चलो आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में क्या हो जाएगी? तो आगे की पॉइंट में अगर हम पढ़ क्या रहे हैं? पौधों के विषाणु के बारे में पढ़ रहे हैं, पादप और विषाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक टर्म होता है पादप विषाणु के लिए, ठीक है। पादप विषाणु के लिए क्या होता है? एक टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो टीएमबी होता है, ठीक है, टीएमबी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस एक पादप विषाणु है। ना तुम्हें पता है कि टीएमबी वायरस क्या है? एक पादप विषाणु है। अगर हम पादप विषाणु की बात करते हैं बेटा तो इसको इंग्लिश में हम करते हैं प्लांट वायरस। क्या करते हैं? प्लांट वायरस करते हैं। अब यहाँ पर हमको जो सीखना है, जो जानना है वो ये है कि ये जो प्लांट वायरस होता है इसको किस और नाम से जानते हैं? तो हाँ, तो प्लांट वायरस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं फाइटोफाज। क्या करते हैं? प्लांट वायरस को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं फाइटोफाज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है वो समझना। जो फाइटो है, ठीक है, ये जो फाइटो वर्ड है, फाइटो शब्द है, ये यूज किया गया है प्लांट के लिए बेसिकली, ठीक है। फाइटो जो वर्ड है वो बेसिकली यूज किया गया है प्लांट के लिए, और जो फॉज है वो मैंने यूज किया गया है वायरस के लिए। समझ रहे बेटा? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो प्लांट वायरस होता है इसको हम फाइटोप्लाज्म कहते हैं। जो जंतु वायरस होता है यानी कि एनिमल वायरस होता है उसको हम जूफॉस के नाम से जानते हैं। इतना आपको समझ में आया? चलो आगे की बात करते हैं। तो पहले इसको हम पॉइंट कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें, ठीक। इतना समझ में आया? चलो अब आगे हम बात करते हैं टीएमबी वायरस की ही बात करते हैं, उससे जुड़ी बातें करते हैं। तो हमने जान लिया कि जो टीएमबी वायरस है वो एक पादप वायरस है, पादप विषाणु प्लांट वायरस है, फाइटोफाज है। लेकिन टीएमबी वायरस के जैसे ही अभी तक इस दुनिया में कितने पादप विषाणु की खोज हुई है क्या आपको पता है? नहीं पता है ना? चलिए मैं बताता हूं। तो अभी तक अगर हम बात करते हैं, अभी तक वैज्ञानिकों ने 180 से अधिक पादप विषाणु की खोज की है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो साइंटिस्ट एट प्रेजेंट टाइम डिस्कवर्ड मोर देन 180 प्लांट वायरस, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है? 180 से अधिक पादप विषाणुओं की खोज की है। इतनी बात समझ में बेटा? तो फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में भी और हमको पढ़ाने भी। तो फटाक से आप इसको नोट कीजिए। चलिए नोट हो चुका, चलिए आप इसके शॉट ले चुके हैं। चलिए मैं मिटा करके अब बात करता हूँ टीएमबी वायरस की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो कैसी होती है। संरचना में हम देखेंगे कि ये किस चीज की बनी होती है, इसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, वो कितनी होती है, इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से जानेंगे। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलिए अब हम किसमें बात करेंगे? अब हम बात करेंगे संरचना की।
चलिए देखिए, अब अगर बेटा हम बात करते हैं टीएमबी वायरस की, तो टीएमबी वायरस क्या होता है? एक इलांगेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इलांगेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी याद रखना कि जो ये टीएमबी होता है वो ठोस नहीं होता बल्कि खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है। इतना समझ गया बेटा? टीएमबी वायरस क्या होता है? रॉड लाइक इलांगेटेड होलो स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको ना। तो टीएमबी वायरस क्या होता है? दृढ़, खोखला, छड़नुमा संरचना वाला एक विषाणु होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि टीएमबी वायरस बना किस चीज का होता है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस की अगर हम बात करते हैं तो ये टोबैको मोजाइक वायरस बेटा जो चीज है, ये जो बना होता है, ये बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन की, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन की बना होता है। अब आप कहेंगे सर जी ये न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन तो हमने जाना था, न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है? तो बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन के बारे में भी आप जानते हैं, भले ही आपको याद ना हो। चलो मैं बताता हूँ। न्यूक्लियो प्रोटीन का बेटा मतलब ये होता है कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। बेटा समझ में आपको? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ये आपका होता है न्यूक्लियो एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड में यहां पर या तो आरएनए होगा, ठीक है, या तो डीएनए होगा। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। प्रोटीन की भाई प्रोटीन ही होती है जो कि एमिनो अम्ल से मिलकर के बनी होती है, एमिनो एसिड से मिलकर के बनी हुई होती है। चलो अगर हम बात करते हैं तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए के अंदर, जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसको हम जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ भी कहते हैं। इतना समझ बेटा? समझिएगा, एक एक पॉइंट को थोड़ा गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया कि जो टोबैको मोजाइक वायरस होता है वो बना किस चीज का होता है? तो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। समझ बेटा? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अब न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है जिसको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो अब बात यहाँ पर आ जाती है कि जो टीएमबी है, टीएमबी में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? टीएमबी के अंदर आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? टीएमबी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है बचवा, वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, SSRNA। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था, जहां पर हम आपको पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जो सामान्यतः पादप विषाणु होते हैं वहां पर क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होते हैं। लेकिन कॉलीफेज मोजाइक वायरस जो था, ठीक है, कॉलीफेज या फिर कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस जो था वहां पर आपका डीएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया गया था। और हमने कुछ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले पादप विषाणु के बारे में आपको नाम ही बताया था, ठीक है, तो वो तो आपको याद होगा। अगर नहीं याद हो बेटा तो फिर हमारे ही चैनल में जाइएगा और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आता है जो टोबैको मोजाइक वायरस होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अब न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड को हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो टोबैको मोजाइक वायरस में होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इतना समझ में आया बेटा? अब हमने क्या कहा कि जो हमारा टोबैको मोजाइक वायरस होता है वो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। तो अगर हम इसके संरचना की बात करते हैं, जैसे कि हमने संरचना बताया कि ये क्या होता है? इलांगेटेड, खोखला, एक नली के आकार का जो होता है वो संरचना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं फिर से कि जो हमारा पादप वायरस टीएमबी होता है वो एक छड़नुमा संरचना का होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें और जो हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन जो होता है टीएमबी में जो प्रोटीन होता है, टीएमबी जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन कैप्सिड बनाता है। क्या बनाता है?
कैप्सिड। प्रोटीन क्या करता है बेटा, प्रोटीन कैप्सिड बनाता है। क्या बनाता है, कैप्सिड बनाता है। कैप्सिड की पर इकाई को, ठीक है, कैप्सिड की पर इकाई को हम कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। कैप्सिड को अगर हिंदी में बात करते हैं तो उसको कहते हैं पेटिका, ठीक है। कैप्सिड को अगर हिंदी में बात करें पेटिका कहते हैं। और यहीं पर अगर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो कैप्सिड जो होता है वो कैप्सोमियर से मिलकर के बना होता है, कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर क्या है, कैप्सोमियर है बेटा यहां पर एक इकाई है। कैप्सोमियर क्या है, ये क्या है, यूनिट है, यूनिट ऑफ कैप्सिड है, यूनिट ऑफ कैप्सिड है। समझ आया बेटा कि देखो टीएमवी वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन कैप्सिड का फॉर्मेशन करता है। कैप्सिड, कैप्सिड का जो यूनिट होता है वो क्या कहलाता है, कैप्सोमियर कहलाता है। इतना समझ आया बेटा। चलो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो लंबा होता है, छड़नुमा रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसकी बात करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं टीएमवी वायरस जो होता है उसमें कैप्सोमियर क्या होता है, इस प्रकार से अरेंज होता है, ठीक है। कैप्सोमियर क्या होता है, इस प्रकार से अरेंज होता है। फिगर बना रहा हूं, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा मैं। इस प्रकार से क्या होता है, कैप्सोमियर क्या होता है, अरेंज होता है। इस प्रकार से क्या होता है, कैप्सोमियर हमारा अरेंज होता है जो कि कैप्सिड का फॉर्मेशन करता है। अब बात आती है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम आरएनए कहते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड, तो वो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है बच्चा, वो कुछ इस प्रकार से यहीं पर अरेंज होता है। सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से अरेंज होता है। ठीक, इतना समझ में बेटा। देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा हमारा कैप्सिड। क्या कहलाएगा, कैप्सिड, ठीक है, कैप्सिड कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहां से निकाल के एक एक संरचना को देखें तो कैप्सिड में जो एक एक आपको दिख रहा है, ये देखो कैसा लग रहा है, अंगूर के गुच्छे के जैसा लग रहा है, ठीक है। ठीक है, छोड़ो उसको। अब अगर एक एक संरचना की बात करते हैं बेटा, तो एक एक जो संरचना होती है वो कहलाती है कैप्सोमियर, ठीक है। क्या कहलाती है, कैप्सोमियर कहलाती है। अब अगर हम वहीं ऊपर चले जाएं, यहां पर देखें, इसको हम कहेंगे SSRNA। क्या कहेंगे, SSRNA, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहेंगे। इतनी बात समझ में बेटा। देखो अब आगे अगर हम बात करते हैं इसी प्लांट वायरस के टीएमवी की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, एक लंबा छड़ के जैसी संरचना होती है, ठीक है। लंबा क्या होता है, छड़ के जैसा संरचना होता है। तो ये होता है लंबा छड़ के जैसा संरचना। इसकी जो लंबाई होती है टोटल बेटा वो होती है 3000 एंगस्ट्राम, ठीक है, 3000 एंगस्ट्राम। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 300 नैनोमीटर की होती है। एक बार कंफर्म करता हूं मैं, इधर दिख रहा है कि कट रहा है ना, तो दिख रहा है। तो अगर हम बेटा बात करते हैं कि जो इसकी लंबाई होती है, पूरी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 3000 एंगस्ट्राम, या फिर इसे कहते हैं हम ये 300 नैनोमीटर की होती है। अब अगर हम बेटा इसके चौड़ाई की बात करते हैं, इसके चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई जो होती है वो हमारे पास 2-3 किताब था, दोनों 3 किताबों में अलग अलग लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, एक रेंज लेते हैं 150 से 170 एंगस्ट्राम, 150 से 170 एंगस्ट्राम, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है 150, ठीक। तो 150 से 170 एंगस्ट्राम होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 15 से 17 नैनोमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया बेटा। अभी हमने क्या बताया कि जो हमारा टीएमवी वायरस होता है वो इलॉन्गेटेड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलॉन्गेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो भाई ये छड़ के जैसा ही संरचना ने तो क्या किया है, छोटा सा एक भाग बनाया है, लेकिन ये क्या है, बहुत बड़ी संरचना है। इतने समझ में आया बेटा। तो आगे हम बात करते हैं। तो ये जो होता है खोखला होता है, अंदर से क्या होता है, पूरी तरह खोखला होता है। अब अंदर से ये खोखला होता है
है तो इसके खोखलाई की जो मोटाई होती है वो भी कुछ होती होगी, इसको हम भी नाम देते हैं, तो इसको नाम देते हैं क्रोड। ठीक है, जो अंदर का खोखला भाग है उसको क्या नाम देते हैं, हम क्रोड नाम देते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से, ये हमारे पास क्या है, सपोज दैट आप इमेजिन करना ये हमारे पास क्या है, टीएमवी वायरस है। ठीक है, मैं बनाता हूं। अब जब साइड बुक देखेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से आपको बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, सपोज दैट इमेजिन करना। अब इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो लंबाई है 300 nm, जिसको हम करते हैं 3000 एंगस्ट्रा, 3000 एंगस्ट्रा। अब बेटा अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितनी है आपकी, यहाँ पर है 150 एंगस्ट्रा, 150 एंगस्ट्रा यानी कि 15 nm। अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, खोखला होता है। तो खोखला होने के कारण इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है बेटा, वो आरएनए क्या होता है, पूरी लंबाई में फैला होता है। जितना बड़ा टीएमवी वायरस होगा उतना बड़ा जो आरएनए होता है, आरएनए का स्ट्रैंड होगा वो होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो होता है क्रोड पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, क्रोड पाया जाता है। अब ये क्रोड क्या होता है, ये क्रोड जो होता है वो 4 सेंटीमीटर तक फैला होता है। ये जो हम कलर कर रहे हैं इसको ना, अगर हम बात करते हैं, एक पाइप लीजिए, आप बता रहे हैं समझा रहे हैं आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको बना लेने दीजिए थोड़ा सा। चलो हम लेंगे एक पेपर, फिर आपको समझा रहे हैं। ये हमारे कोचिंग का पेपर है, इसको देख लीजिए, मेरे ऑफलाइन सेंटर का नाम है। देखो सपोज दैट ये क्या है, हमारा टीएमवी वायरस है। हमने क्या कहा कि टीएमवी वायरस क्या होता है, लंबा होता है और खोखला होता है। तो ये लंबा और खोखला हो गया। ठीक है, अब इस खोखलाई के अंदर पाया जा रहा है एक क्रोड। ठीक है, क्या पाया जा रहा है, एक क्रोड पाया जा रहा है। उसको समझिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ पॉइंट को। एक पाया जा रहा है क्रोड जो कि दोनों सिरों पर होगा। ठीक है, क्या पाया जा रहा है, क्रोड पाया जा रहा है। सपोज दैट वो क्रोड ये है। ठीक है, वो एक क्रोड है और ये क्रोड जो होता है दोनों सिरों पर 4-4 सेंटीमीटर अंदर तक होता है। ये क्रोड हमने कर दिया 4 सेंटीमीटर अंदर। ठीक है, थोड़ा सा पतला है इसलिए ये क्रोड क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर का अंदर घुस गया इस साइड से ऊपर की तरफ से, और 4 सेंटीमीटर यही क्रोड जो है वो इधर से नीचे से, ठीक है, ऊपर से और नीचे से 4-4 सेंटीमीटर अंदर घुस गया। अब क्या होता है कि ये 4 सेंटीमीटर ऊपर और 4 सेंटीमीटर नीचे से क्या होता है, अंदर की ओर, यानी कि जो टीएमवी वायरस होता है उसके अंदर की ओर घुसा होता है। अब अगर हम बात करते हैं, इतना समझ में आपको कैसे होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो क्रोड होता है इसकी मोटाई कितनी होती है चारों तरफ की, तो देखो ये जो क्रोड होता है, ये जो हमने कलर किया है, ठीक है, ये यहां से लेकर के जो हमने यहां तक कलर किया है, इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 14 cm। ठीक है, 14 cm होती है, सॉरी 14 cm नहीं होता है, 14 nm होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस क्रोड की मोटाई कितनी होती है, तो वो होती है 14 nm। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलो मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया जितना आपने पढ़ा। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं तो कैप्सिड जो होता है, इसका जो कैप्सिड यानी कि पेडिका होता है टीएमवी वायरस में, तो उसमें कितने कैप्सोमियर इन्वॉल्व होते हैं, उस टीएमवी वायरस के कैप्सिड में कितने कैप्सोमियर पाए जाते हैं। तो टीएमवी वायरस के कैप्सोमियर में जो कैप्सिड की नंबर है वो है लगभग आपके 3130। ठीक है, कैप्सोमियर में कैप्सिड की संख्या यहां पर लिखो मैं, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यहीं पे लिखता हूं मैं ना, ये कैप्सिड है जिसको हम पेटिका कहते हैं। ठीक है, एक पेटिका में क्या होता है, पेटिका में क्या होता है, कैप्सोमियर की संख्या, कैप्सोमियर की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कैप्सोमियर की संख्या में बेटा क्या हो जाएगा 2130। ठीक है, 2130 यानी कि कर सकते हैं 2130 कैप्सोमियर पाया जाता है। किसमें, कैप्सिड के अंदर क्या होता है 2130 कैप्सिड, 30 कैप्सोमियर पाया जाता है एक कैप्सिड में। अब अगर हम बेटा बात करते हैं कि इस कैप्सोमियर का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो प्रत्येक कैप्सोमियर का जो वजन होता है, क्योंकि भाई एक कैप्सोमियर क्या है, एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। कैप्सोमियर क्या है, हाँ प्रोटीन, कैप्सोमियर क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है।
और प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड की कुछ तो स्ट्रक्चर होगी, कुछ केमिकल फॉर्मूला होगा, तो उसके हिसाब से वजन भी होता है। तो अगर हम बात करते हैं कैप्सोमियर के अणु भार की, कैप्सोमियर के अणु भार की बात करते हैं, अणु भार, ठीक है। कैप्सोमियर की बेटा अगर हम अणु भार की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अणु भार हो जाता है वो हो जाता है इसका 17,300, ठीक है। तो कैप्सोमियर का जो अणु भार हो जाता है वो हो जाता है 17,300। ये अणु भार पूरे कैप्सोमियर 2130 की नहीं है, बल्कि ये क्या है, प्रत्येक का है, प्रत्येक कैप्सोमियर का है, प्रत्येक कैप्सोमियर का है, प्रत्येक कैप्सोमियर का है। जितने भी कैप्सोमियर पाए जाते हैं सभी का जो अणु भार होता है बेटा कितना होता है, वो होता है 17,300। अब अगर हम बात करते हैं कि एक कैप्सोमियर जो होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है उसके अंदर कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कैप्सोमियर की, प्रत्येक कैप्सोमियर, ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं, लिखूंगा प्रत्येक कैप्सोमियर, प्रत्येक कैप्सोमियर, प्रत्येक कैप्सोमियर 158 एमिनो एसिड से बना होता है। 158 एमिनो एसिड से बना होता है, से बना होता है। कैप्सिड के बारे में पता समझ में आया कि कैप्सिड क्या होता है। तो कैप्सिड क्या होता है, वो प्रोटीन की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जो किसी भी वायरस को एक बाहरी संरचना प्रदान करती है, इसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड की यूनिट को क्या कहते हैं, तो कैप्सिड की यूनिट को बेटा हम कहते हैं कैप्सोमियर। अब इस टीएमवी वायरस में कितने कैप्सोमियर इन्वॉल्व हैं, कितने कैप्सोमियर उपस्थित हैं, तो इसकी जो संख्या होगी बेटा वो होगी 2130 कैप्सोमियर टीएमवी वायरस में इन्वॉल्व है। अब अगर हम बात करते हैं 2130 में से किसी एक कैप्सोमियर के अणु भार की बात करते हैं, तो उस एक कैप्सोमियर का जो अणु भार होता है वो होता है 17,300, ठीक है। कितना होता है, 17,300। अब अगर हम बेटा बात करते हैं कि एक कैप्सोमियर जो होता है वो कितने एमिनो एसिड का बना होता है, तो एक कैप्सोमियर जो होता है वो बना होता है 158 एमिनो एसिड का। वन कैप्सोमियर इज मेड अप ऑफ 158 एमिनो एसिड। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब अगर हम इसी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं बेटा, देखो ये जो हमारा कैप्सोमियर होता है, प्रोटीन का जो चीज बना होता है, ये 50 वर्षों तक निष्क्रिय रूप में रह सकता है जिंदा, ठीक है। 50 वर्षों तक क्या होता है, निष्क्रिय रूप में जिंदा रह सकता है। इनएक्टिव फॉर्म में ये क्या रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। जैसे ही 50 सालों के बाद भी अगर कोई होस्ट मिलता है, कोई पौधा इसके संपर्क में आता है, तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस कैप्सोमियर की, ठीक है, इस टीएमवी वायरस की बात करते हैं, तो ये टीएमवी वायरस जो होता है वो केवल और केवल 10 मिनट तक उबलते हुए पानी में सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद ये डेड हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उस आरएनए की बात करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है वो क्या होता है, इसको हम आंतरिक संक्रमणकारी भाग कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल आरएनए क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमणकारी भाग कहते हैं। कहां पर लिखूं मैं, यहीं पर लिखता हूं। इसको क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमणकारी भाग कहते हैं। सुनिए आरएनए को क्या कहते हैं, देखिए यहां पर लिखता हूं। आरएनए जो होता है, आरएनए है किस प्रकार का, तो यहाँ पर आरएनए जो होता है वो एस आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इस आरएनए का क्या करते हैं हम, आंतरिक संक्रमणकारी भाग करते हैं, आंतरिक संक्रमणकारी भाग करते हैं। या फिर इसे क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। या फिर इसे क्या कहते हैं हम, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो ये इतना समझ में आया, इसको हम क्या क्या करते हैं। बात ये आती है कि जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है टीएमवी वायरस में, वो कहां तक फैला होता है। तो बेटा देखो, जो टीएमवी वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो पूरी टीएमवी वायरस के लंबाई तक फैला होता है। समझ में आया, पूरी टीएमवी वायरस के लंबाई तक फैला होता है। अगर हम टीएमवी वायरस की लंबाई की बात करते हैं वो 300 नैनोमीटर है, तो आरएनए भी क्या होगा, 300 नैनोमीटर का ही होगा। इतना समझ में आया। चलो आगे हम बात करते हैं। तो जो हमारा
टीएमबी वायरस में प्रोटीन होता है और जो आरएनए होता है उसका भाग कितना होता है, कितने कितने परसेंटेज पाए जाते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं टीएमबी, इतना इतना तो आप पहले नोट कर लीजिए, जो आरएनए होता है, आरएनए क्या होता है, पूरी विषाणु की लंबाई में, पूरी विषाणु की लंबाई में फैला होता है। इतना बात समझ में आया बेटा? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई, हर बातें समझ में आएंगी, बस आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अभी आपने क्या कहा कि जो टीएमबी वायरस होता है उसमें पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और पाया जाता है साथ में इसमें प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। तो अभी हमने क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और क्या, प्रोटीन पाया जाता है। तो क्या जो न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है उसकी मात्रा, उसका जो अमाउंट होता है, ठीक है, टीएमबी के अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो सिमिलर होती है? नहीं, इट इज नॉट सिमिलर। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन टीएमबी वायरस, टीएमबी वायरस के अंदर क्या होता है, ना तो प्रोटीन की अमाउंट और ना ही न्यूक्लिक एसिड की अमाउंट सेम होती है, दोनों की अमाउंट अलग अलग होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड का जो अमाउंट होता है वो होता है महज 5%, ठीक है, कितना होता है, 5% केवल होता है, ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी होती है, 5%। और वहीं पर अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन की होती है 95%, ठीक है, प्रोटीन क्या होती है बेटा, 95% होती है। इतनी बात आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है भैया अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन टीएमबी वायरस, तो अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन टीएमबी वायरस इज द 5% एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज द 95%। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं तो एक और क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि टीएमबी का जो आरएनए होता है वो कितने न्यूक्लियोसाइड से बना होता है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि टीएमबी का आरएनए, टीएमबी का आरएनए जो होता है वो कितने न्यूक्लियोसाइड से बना होता है, तो भैया ये टीएमबी का जो आरएनए होता है वो 6500 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, से बना होता है। इतनी बात समझ में बेटा कि जो टीएमबी वायरस का आरएनए होता है वो 6500 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इसी में अगर हम एक पॉइंट की और बात करते हैं, एक पॉइंट ये हो जाएगा कि टीएमबी का जो प्रोटीन के अणुभार होते हैं, यानी कि इस प्रोटीन का जो अणुभार होता है वो होता है लगभग 4 मिलियन। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो क्लास टीएमबी वाला है, जिसको हमने पादप वायरस भी कहते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में घुसा होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जंतु वायरस के साथ, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी जोड़िए इसी चैनल के साथ ताकि वो भी पढ़ सके।